वेलकम स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में 10.6.3 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नाम का टॉपिक, उस टॉपिक को हम शुरुआत कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती क्या है या इसका मीनिंग क्या होता है, हम ये आगे टॉपिक में समझेंगे, इनके एप्लीकेशंस को सीखेंगे। इन लाइन्स के कारण हम किस तरह से बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं फोर्सेस लगने की तरीके को, या हम कैसे बता पाते हैं कि स्ट्रेंथ कैसी कमजोर है, पावरफुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बोर्ड की तरफ चलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, लगभग हम बात कर रहे हैं माइकल फैराडे के बारे में। उन्होंने फील्ड को विजुलाइज करने का एक तरीका बताया। यह विजुलाइज करने का एक तरीका है, फील्ड किस तरह से किसी सरफेस से पास हो रही है उसका एक तरीका है। उन्होंने ऐसा कहा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को क्या डिफाइन किया गया, एक ऐसा इमेजिनरी कर्व जो इस बात से समझा जा सकता है, जैसे सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको समझना। हमने टेस्ट चार्ज लिया, Q0 इसके पास में लेके आए, बराबर। अब सोचिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होने वाला है, बराबर है। तो ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लिया जाता है, इस टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लिया जाता है। तो छोटा क्यों लिया जाता है? छोटा इसलिए लिया जाता है ताकि इसका फील्ड यहां फील्ड को ज्यादा अफेक्ट ना कर पाए। तो मान लीजिए मैं इसे पास में लेके आता हूं, जब मैं इसे पास में लेके आऊंगा ये रिपल करेगा, रिपल्शन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। मान लो मैं इस तरह से पास में लेके आता हूं तो ये वापस से रिपल करेगा, रिपल्शन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, रिपल्शन इस तरफ होगा। मतलब क्या हुआ, आप समझना ध्यान से। मतलब ये हुआ कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स या जो भी हमको एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी डायरेक्शन हर तरफ इस तरह से है। अब हम क्या करते हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, सपोज हम ए पर चार्ज को लाते हैं और छोड़ देते हैं, और ये पॉइंट सी है। समझना, मैं ए पर सी से ए पर चार्ज को लाता हूं और लाकर यहां पे छोड़ देता हूं, तो बताओ क्या होगा। तो ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, रिपल्शन के कारण ये ए से सी पर आएगा, बराबर। अब मान लीजिए ए से सी पर आया तो किस रास्ते पे आएगा, जिस रास्ते से आप लेके गए उसी रास्ते से रिटर्न आएगा। मान लो आप सी से बी पे लाते हो, सी से बी पे लाते हो, जब आप सी से बी पे लाओगे तो इस रास्ते से लाओगे और बी पे लाके छोड़ देते हो। जैसे आप छोड़ते हो तो ये कहां से कहां जाएगा, तो ये बी से सी की तरफ जाएगा। मतलब क्या हुआ, टेस्ट चार्ज का मूवमेंट किसकी डायरेक्शन में हुआ, तो टेस्ट चार्ज का मूवमेंट इस पाथ की डायरेक्शन में हुआ, टेस्ट चार्ज का मूवमेंट इस पाथ की डायरेक्शन में हुआ, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस मतलब क्या, इमेजिनरी कर्व, वो इमेजिनरी कर्व जो टेस्ट चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, देखो इमेजिनरी कर्व सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन्स में या फील्ड में चार्ज पार्टिकल को छोड़ देते हैं तो चार्ज पार्टिकल जिस पाथ पर मोशन कर रहा होता है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हो रही होती है। चार्ज पार्टिकल जिस पाथ पर मोशन कर रहा होता है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती है। जैसे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है, मान लीजिए मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पे रखता हूं, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली ए से बी और बी से सी ये पार्टिकल अपने आप चला आएगा। तो किस पाथ पर चला आएगा, ए से बी आएगा, बी से कहां आएगा, सी आएगा। तो जिस पाथ पर आ रहा है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर नॉट विजिबल, इनको देखा नहीं जा सकता है। ये एक इमेजिनरी कर्व होता है और ये इमेजिनरी कर्व क्या बताता है, ये बताता है कि अगर इस कर्व पर टेस्ट चार्ज को आप रख देते हैं तो कर्व पर टेस्ट चार्ज को रखने के बाद उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी कर्व सच दैट द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपके पास में कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, यहां से लाइंस इस तरह से पास हो रही है, लाइंस कुछ इस तरह से पास हो रही है। तो आप देखिए इस क्रॉस सेक्शन से ये लाइंस पास हो रही है, इस क्रॉस सेक्शन से लाइंस पास हो रही है, ये S1 क्रॉस S2। तो यहां जितनी लाइन पास हो रही है 1 2 3 4 5 6, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बराबर। तो ज्यादा वाइड लाइन किस में है, ज्यादा वाइड लाइन है S2 में, और 5 लाइन किस में है, तो S1 में है। तो यह कहलाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड
और ये कहलाता है आपके पास में कौन सा फील्ड, तो वीक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के कारण रेडियली इनवर्ड होती है। अब एक और सब पॉइंट समझना, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो आपके पास टेस्ट चार्ज है, मैं पॉजिटिव चार्ज के पास में टेस्ट चार्ज पर को लेके आता हूं, तो मैं इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के पास में कितने तरीके से ला सकता हूं, तो मैं इस रास्ते से ला सकता हूं, इस रास्ते से ला सकता हूं, इस रास्ते से ला सकता हूं, इनफाइनाइट पॉसिबल वेज है। यहां से इस तरफ से आ जाइए, 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 इनफाइनाइट तरीके हैं। तो अगर इस रास्ते से लाया तो रिपल्शन यहां पर होगा, इस रास्ते से लाया तो रिपल्शन यहां पर होगा, तो जिस रास्ते से लाऊंगा उससे एग्जैक्ट अपोजिट रिपल्शन होगा। तो समझिए स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज हर तरफ रास्ते से हम लेते जाएंगे, लगने वाला फोर्स आपके पास कुछ इस तरह से होगा, फोर्स ऐसा लगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, क्या फर्क, यहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, ये मैंने एक इमेजिनरी सरफेस बनाया, स्फीयर बनाया आर डिस्टेंस पे, तो आप देखो ये जो लाइन से सरफेस के साथ कितना एंगल बना के निकल रही है, तो 90 डिग्री एंगल बना के निकल रही है। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लीव सरफेस एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल पर सरफेस को लीव कर रही होती है। चाहे आप बात करें किसके बारे में, आप नेगेटिव चार्ज के बारे में भी बात करें तो नेगेटिव चार्ज पर लाइंस कुछ इस तरह से आएगी, नेगेटिव चार्ज पे जब लाइंस इस तरह से आएगी तो वापस से आप देखें ये जो लाइंस होगी ये सरफेस से कितने एंगल पर आ रही होगी, तो ये लाइन सरफेस से 90 डिग्री एंगल पर आ रही होगी। प्रैक्टिकली देखा गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास रखा जाए तो लाइंस कुछ इस तरह से फॉर्म होती है, ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। मैं बात करता हूं, मान लो एक Q1 चार्ज और मान लो एक Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज आपके पास में, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो Q1 पे 9 लाइंस की हम बात कर रहे हैं। मैं Q1 का मतलब चार्ज 9 है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लाइंस जब पास हो रही तो जो नंबर ऑफ लाइंस जो होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कम बताता हूँ थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, तो Q2 7, तो हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को भी कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट विल बी 9/7, ओके, तो 9/7 बताया जा सकता है। तो पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पर पहुंचती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज रख दिए जाए या 2 नेगेटिव चार्ज रख दिए जाए, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से बताया जाता है या इस तरह से पाया जाता है, सरफेस से परपेंडिकुलर निकल रही होती है लेकिन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है, सेम नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पर लाइन पहुंचती हुई बताई जाती है, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई बताई जाती है, नेगेटिव चार्ज पर इसके एंट्री, ठीक है, डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगी, पॉजिटिव चार्ज पर ये बाहर जाएगी, ये अंदर की तरफ, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज आपस में इलेक्ट्रिक लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे मान लो किसी पॉइंट पर बात करें कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एट एनी पॉइंट डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी पॉइंट पर लाइन यहां से आ रही हो और किसी पॉइंट पर लाइन यहां से चली जाए। मान लो यहां लाइन यहां से आती E1 और यहां से जाती E2, तो एक ही चार्ज से लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है, मतलब दिस विल नॉट हैपन कि भाई एक ही चार्ज हो और उससे लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। अगर ऐसा होता था तो देखो क्या होता था, ये मान लो थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकलता था थीटा, और वो आता था आपको पता है E12 स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर ट्वाइस E1 E2 cos थीटा, ये आपके पास में रिजल्टेंट। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू सिंगल चार्ज डू नॉट इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट, किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट को इसकी 2 डायरेक्शन होती थी, उस पॉइंट को इसकी 2 डायरेक्शन होती थी, जबकि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन केवल सिंगल होती है, ओनली सिंगल डायरेक्शन। जैसे इस पॉइंट पर देखो डायरेक्शन इधर ही है,
इस पॉइंट पर देखो डायरेक्शन इधर ही है, यहां पर देखो डायरेक्शन इधर ही है, इस पॉइंट पर देखो तो डायरेक्शन केवल एक ही तरफ है। पर अगर इस पॉइंट पर अगर दो जगह से डायरेक्शन है मतलब आपस में इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन है इसका मीनिंग क्या हो गया, इंटरसेक्शन है मतलब एक डायरेक्शन नहीं है, मतलब दो डायरेक्शन है, और एक चार्ज से किसी एक लाइन की, देखो यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही चार्ज से लाइन निकलकर आपस में इस तरह से टर्न होके जाएगी, तो ये बात गलत है। तो किसी एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, और अगर इंटरसेक्ट कर रही होती थी तो इसका सीधा मतलब होता था कि वहां पर दो फील्ड होनी चाहिए, और दो फील्ड एक चार्ज से नहीं आ सकती, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। आइए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कभी भी मेटल या कभी कंडक्टर से पास नहीं होती। मतलब क्या, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडक्टर है, मेटल है, सो कंडक्टर ऑब्लिक मेटल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, तो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा प्रैक्टिकली पाया गया है कि किसी भी कंडक्टर को या मेटल को फील्ड में रख दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर जीरो पाई जाती है। अच्छा, इसका डिटेल डिस्कशन हम डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में मैं पूरा डिस्कशन करूंगा भी, सही पूरा आपको डिटेल बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। फिर भी शॉर्ट में एक बात थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और अभी हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज को रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कौन से चार्ज को रख दिया जाए, नेगेटिव चार्ज को रख दिया जाए, तो उस पर फोर्स ऑपोजिट टू फील्ड लगता है। तो फील्ड है राइट, तो चार्ज पर फोर्स लगा लेफ्ट, तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, इस तरफ पॉजिटिव आ गया, बराबर। सारे इलेक्ट्रॉन इधर, प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो एक एक्सटर्नल फील्ड है जो बाहर से हमने अप्लाई किया, और एक अंदर की तरफ फील्ड हुआ इंटरनल। तो ये इंटरनल फील्ड इस तरह से होता है जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड जो आती है वो जीरो होती है। मतलब इस वाले फील्ड का मैग्नीट्यूड और इस वाले फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया तो डायरेक्शन अपोजिट है। भाई ये +10 और ये -10 हो गया तो डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो +10 -10 कितना होगा, तो +10 और -10 आंसर जीरो आ जाएगा आपके पास में। तो कभी भी किसी भी कंडक्टर को फील्ड में रखा जाए तो उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कभी भी पास नहीं होती है। एक बात और समझना, मान लीजिए हम बात करें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस में डिस्कशन समझिए, ठीक है। 1 2 3 और 4, फोर्थ लेयर, थर्ड लेयर, सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर में जो लाइन्स है वो पास पास है, सेकंड में थोड़ी लाइन दूर है, और सेपरेशन बढ़ गया, और सेपरेशन बढ़ गया। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता है तो जहां से वो जनरेट हुई है उसके कंपैरिजन में वीक होना शुरू हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जहां पास पास होगी वहां डेंसर होगी, ज्यादा होगी, जहां दूर दूर होगी वहां पर रेयर होगी या कमजोर फील्ड होगी। तो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, और इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम ये विजुलाइज कर पाते हैं कि किस तरह से फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।